नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के दोस्तों, मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों ने पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास था उसे हमने पूरा कवर कर लिया है दोस्तों। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के अंत में भी उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसको क्लिक करके सीधा मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के जो पूरी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट पर आप पहुँच जाएंगे और आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी उस प्लेलिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी भी 2 वीडियो आई हैं और 2 वीडियो में हमने पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास के काफ़ी कम फैक्ट थे, उन सबको हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। दोस्तों इसमें केवल और केवल मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास भी रहेगा और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत कुछ हम मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है वह भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो क्योंकि आधुनिक इतिहास जो मध्य प्रदेश का है वह मिला जुला हुआ है, तो इसी तरीके से हम इसके अंदर दोस्तों जो मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास है इसके लिए केवल केवल 2 वीडियो लगेंगी। यह पहली वीडियो है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे यह मैं बता देता हूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा आपका, यहां पर आप देख सकते हैं सिंधिया वंश को हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। यहां पर यह जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सिंधिया वंश हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सिंधिया वंश के बाद हम होलकर वंश यहां पर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भोपाल रियासत। दोस्तों हमारा लोगो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों जब तक हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर लेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। दोस्तों यह 36वें नंबर का पॉइंट है, आप देख सकते हैं 36 नंबर ऑफ वीडियो का यह पार्ट है और इसके पहले हमारी 35 वीडियो आ चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उन सबको देख लीजिए। पूरे का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है और इस पूरे के पूरे सिलेबस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की है। इसकी भी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी जो फ्री पीडीएफ है वह मिल जाएगी और यह पूरा का पूरा कोर्स हमने दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया है। मध्य प्रदेश में केवल और केवल हमारा ऐसा चैनल है जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस एमपीपीएससी प्री का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें हमने आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। यह वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास खत्म हो जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आधुनिक मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम मध्य प्रदेश के इतिहास को डिस्कस करेंगे दोस्तों, किस इतिहास को, आधुनिक इतिहास को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो इसको डिवाइड किया जाता है 2 भाग में। दोस्तों याद रखना आपको, आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश जोग्राफिकल रूप से कुछ रीजन्स में डिवाइड है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कौन कौन से जोग्राफिकल रीजन्स हैं जहाँ पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश डिवाइड है। दोस्तों मैप उतना अच्छा नहीं है, परंतु इसे नहीं देखना, आपको केवल केवल फोकस रखना है, समझने के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तो यह जो एरिया आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है मालवा का पठार, यह 28% है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ आज जो हम यहाँ पर स्पेशली डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे ग्वालियर का जो देखेंगे तो यह मध्य उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसमें आएगा। स्पेशली बड़े रूप मोटा मोटी रूप से अगर हम देखें तो यह मालवा के ही अधिकतम राजवंश है। जैसे कि आप भोपाल देखेंगे, भोपाल में नवाबों का शासन, फिर हम देखेंगे होलकर, इंदौर, उज्जैन के आसपास का पूरा क्षेत्र, और हम देखेंगे ग्वालियर राजवंश, इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। तो लगभग यह जो प्रमुख मोटे मोटे ये जो राजवंश है इनका केंद्र कहाँ पर था, मालवा पर था। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों उसमें हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड की रियासत है। बुंदेलखंड की रियासत में हम देखेंगे आपका बुंदेला को, हम देखेंगे किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, उन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बघेलखंड की जो रियासतें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो कुछ छोटी मोटी रियासतें हैं उन सब को हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम केवल फोकस रखेंगे आपका सिंधिया वंश, सिंधिया वंश के बाद होलकर वंश, और उसके बाद हम देखेंगे भोपाल में बेगमों का शासन, यानी कि जो नवाबी शासन था भोपाल में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, हमें देखना है पूरा का पूरा किस तरीके से अंत में जाकर इन रियासतों का मध्य प्रदेश अर्थात भारत में इनका विलय होता है, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश तो था नहीं, भारत में किस तरीके से इन रियासतों का विलय होता है उस सब को हम यहाँ पर डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक यही है, मध्य प्रदेश का इतिहास तथा उसके प्रमुख राजवंश। तो उसके अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश के जो आधुनिक इतिहास है उसके अंतर्गत।
तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, दो भागों में इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो पार्ट 1 आपके सामने है। पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे, ग्वालियर का सिंधिया वंश देखेंगे, जो कि शुरुआत तो इसकी दोस्तों राजधानी कहाँ थी, इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, परंतु बाद में इसकी राजधानी बनती है ग्वालियर। वह भी हम देखेंगे किस तरीके से इसकी राजधानी ग्वालियर बनती है और क्या कुछ है। फिर हम देखेंगे दोस्तों होलकर वंश, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है इंदौर का होलकर वंश। दोस्तों इसे इंदौर का होलकर वंश भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भोपाल रियासत तथा नवाबों का शासन, और इसी नवाबों के शासन में हम लोग देखेंगे बेगमों का भी शासन। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह आज की वीडियो में हम इतना यह सब डिस्कस करेंगे। यह 3 इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर फोकस्ड होंगे, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसे हम दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करके इसे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, बघेलखंड के प्रमुख वंश एवं प्रमुख रियासतें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख वंश भी देखेंगे, और जो छोटी छोटी काफ़ी सारी रियासतें थी यहाँ पर, उन सबको देखेंगे। फिर सेकंड में हम क्या देखेंगे, बुंदेलखंड के प्रमुख वंश और उनकी रियासतें देखेंगे। दोस्तों बुंदेलखंड भी काफ़ी छोटी छोटी रियासत में डिवाइड हो गया था। जब आप देखेंगे अंग्रेजों के शासन के जस्ट पहले आप देखेंगे, उस समय हमारा जो बुंदेलखंड एरिया था वह काफ़ी सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, रियासतें थी, उनमें डिवाइड हो गया था। जिस तरीके से आपने कई बार नाम भी सुना होगा, साहेगढ़ रियासत आप देखेंगे, छोटी छोटी रियासत थी काफ़ी सारी, गढ़ाकोटा रियासत थी, सागर भी था। इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट 1 में हम देखेंगे ग्वालियर का सिंधिया वंश। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्वालियर के सिंधिया वंश से। तो दोस्तों आपके सामने है ग्वालियर का सिंधिया वंश, और सबसे पहले जब भी हम किसी वंश को डिस्कस करेंगे तो डीपली में हमें अगर उनको समझना है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका प्रारंभिक इतिहास। दोस्तों क्या देखेंगे, प्रारंभिक इतिहास। तो सिंधिया वंश का प्रारंभिक इतिहास क्या था दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। बेसिक रूप से दोस्तों सिंधिया मराठा ही हैं, आपको समझना चाहिए। आपको याद होगा शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी, और उसके बाद आप देखेंगे मराठा राज्य क्या था, पेशवा जो एक पावरफुल पद था, प्रधानमंत्री का पद था, यह फुल पावर में आ जाता है। और सबसे पहले पेशवा थे जो पावरफुल थे, बाजीराव थे, आपने देखा होगा। और उन्होंने पूरा जो एरिया था मध्य प्रदेश का, जो आप देखेंगे आपका मालवा का क्षेत्र, ग्वालियर, उज्जैन, और इस पूरे को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। और इसी दौरान आप देखेंगे दोस्तों इनका युद्ध भी होता है निजाम से। किनका, मराठों का निजाम से युद्ध होता है दोस्तों, बाजीराव का। 1737 में उनका युद्ध होता है, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, 1737 में युद्ध होता है दोस्तों। और इस युद्ध में क्या होता है, दोनों के बीच में संधि होती है, और जो मध्य प्रदेश का पूरा रीजन है, यानी नर्मदा के ऊपर का पूरा भाग, वह किसके अंडर में रहता है, वह अंडर में रहता है मराठाओं के, और निजाम वापस चला जाता है साउथ इंडिया की ओर। इस प्रकार से यह किसके अंडर में आता है, यह पूरा का पूरा एरिया आता है मराठों के अंदर में। फिर हम देखेंगे ग्वालियर के वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया, तो उनसे खुश होकर उनको यह एरिया गिफ्ट स्वरूप दे दिया गया था, किसके द्वारा, आपके जो मराठा सल्तनत के जो कौन थे, पेशवा थे, उनके द्वारा इन्हें प्रोवाइड कर दिया गया था, इनके वीरता के पुरस्कार के रूप में। तो देखते हैं पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंधिया परिवार दोस्तों ग्वालियर का मराठा शासक परिवार है, तो हमें याद रखना है यह मराठा शासक परिवार है दोस्तों। और 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में दोस्तों यह उत्तर भारत की राजनीति की प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो 18वीं शताब्दी में ही दोस्तों यह पावर में आता है यह वंश, और एक महत्वपूर्ण भूमिका इस वंश द्वारा निभाई जाती है। इस वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, राणोजी सिंधिया नामक एक संस्थापक थे इस वंश के। 1726 में दोस्तों पेशवा मराठा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पूरी की पूरी पावर पेशवा के हाथ में थी मराठा की, और उन्हीं के द्वारा राज्य के प्रमुख मंत्री थे जे, और इनके द्वारा मालवा का प्रभारी बनाया गया था। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था जोग्राफिकल रूप से यह जो पूरा का पूरा एरिया है मालवा के अंतर्गत आता है, परंतु वर्तमान में आपको बताना चाहूँगा जोग्राफिकल रूप से उत्तर भारत का जो पठार है उसके अंतर्गत आता है ग्वालियर, परंतु इनकी राजधानी उज्जैन थी। तो बेसिकली इनका जो अधिकतम राज्य क्षेत्र था वह मालवा के अंतर्गत आता था, इसलिए जो सिंधिया वंश है इसे मालवा के वंश के अंतर्गत रखा जाता है। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं इसको, तो इसको हम मालवा के वंश के अंतर्गत रखते हैं। तो इन्हें प्रभारी बनाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा, पेशवा के द्वारा। और फिर हम देखते हैं 1750 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के पहले दोस्तों क्या होता है, राणोजी सिंधिया ने उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब यह बनता है दोस्तों, कई बार आप लोगों से एमसीक्यूज में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि मराठाओं की जो ग्वालियर का सिंधिया वंश था, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन सी थी। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वह कौन सी थी, इनकी प्रारंभिक राजधानी थी आपका
उज्जैन। उसके बाद हम देखेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा एक दौलत राव सिंधिया नाम के इनके वंशज होते हैं 1810-11 में। वह क्या करते हैं, राजधानी को ट्रांसफ़र कर देते हैं किस तरफ, ग्वालियर को राजधानी बना देते हैं। और तब से अभी तक हम लोग इस वंश को ग्वालियर का जो सिंधिया वंश है वह जानते हैं। और मैंने मध्यकालीन इतिहास की सीरीज बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्वालियर में प्रारंभ में किस वंश का शासन था, तोमर वंश का शासन था। और उसके बाद यह मुगलों के पास जाता है, फिर सल्तनत काल में आता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में यह क्या होता है, सिंधिया वंश के अंतर्गत आता है। तो बाद में सिंधिया राजधानी को ग्वालियर के पहाड़ी दुर्ग पर ले गए थे। तो इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फेज। तो अभी हमने केवल हमें याद रखना है कि इस वंश की स्थापना किसने की थी, राणोजी ने की थी। और यह वंश मूलतः क्या था, यह मूलतः थे मराठे थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, सिंधिया वंश का संस्थापक। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था राणोजी सिंधिया इस वंश के कौन थे, संस्थापक। परंतु इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे, तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, राणोजी सिंधे था, जो कन्हेरगढ़ के पाटिल परिवार से संबंधित था। तो दोस्तों यह कन्हेरगढ़ जो कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र में दोस्तों, और यहाँ के पाटिल परिवार से यह संबंधित था दोस्तों। 1729 ईस्वी में दोस्तों क्या किया था, अमझेरा के युद्ध में राणोजी सिंधिया ने क्या किया था, वीरता का प्रदर्शन किया था। तो अब हमें देखना है कि किस प्रकार से इन्हें, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी जो राजा होता है वह अगर अपना जो राजपाट किसी अन्य अपने मंत्री या अपने किसी भी साथी को प्रोवाइड करता है, तो वो किसी भी चीज़ को खैरात में नहीं देता दोस्तों, भीख में कोई भी नहीं देता, एहसान में कोई भी नहीं देता दोस्तों। कब देता है, जब वह देखता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो जो राणोजी सिंधिया थे इस वंश के संस्थापक, यह काफ़ी बहादुर थे और काफ़ी वीर थे। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो अमझेरा युद्ध था, यहाँ पर आपको वर्ड मिल रहा होगा, अमझेरा युद्ध में इन्होंने क्या किया था, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। और इस कारण से क्या हुआ था कि जो पुणे दरबार दोस्तों, मैं आगे से जब भी आपको बताऊंगा पुणे दरबार, तो उसका तात्पर्य होगा पेशवा का दरबार, क्योंकि उस समय जो मराठाओं का जो मेन राजधानी थी, जो मेन सेंटर था, वह क्या था, पुणे था, और वहीं पर बैठते थे पेशवा। तो पुणे दरबार में क्या हुआ दोस्तों, राणोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई। तो पहले होलकर वंश भी हमने देखा, आगे हम डिस्कस करेंगे होलकर वंश। तो इन्होंने जब वीरता का इन्होंने अपना वो दिया, तो दोस्तों इन्होंने जब अपनी वीरता का परिचय दिया, तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें होलकर के समान भागीदारी दी गई। तो अर्थात होलकर वंश, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, इंदौर का होलकर वंश था और मल्हार राव होलकर ने इसकी स्थापना की थी। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, उज्जैन, शाजापुर और जिसे सुजालपुर के नाम से भी जाना जाता है, आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। तो इन्हें कौन कौन से क्षेत्र दिए गए शुरुआत में, तो इन्हें शुरुआत में दिया गया उज्जैन, सुजालपुर और आदि क्षेत्र इन्हें प्राप्त हुए। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा ग्वालियर इन्होंने अपनी स्वयं की दम पर, स्वयं की ताकत पर इन्होंने ग्वालियर को प्राप्त किया था। उसे हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने प्राप्त किया था। अब देखेंगे 1732 ईस्वी में मालवांचल के विभाजन संबंधी दस्तावेज के राणोजी के नियंत्रण में सुजालपुर तथा सुदर्शी था। तो जो उस समय का एक विभाजन का दस्तावेज था, क्योंकि दोस्तों आप यह मान के चलिए जो भी कार्यक्रम होता था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी आधुनिक भारत में और मिडिल एज में भी, और यहाँ तक कि आप अशोक के काल में भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर शिलालेख मिलते थे। और इस समय क्या मिलते थे, इस समय मिलते थे अनुमति पत्र बोला जाता था जिन्हें, और जिन्हें दस्तावेज के रूप में रखा जाता था। तो 1732 में जो मालवा का विभाजन किया गया था, दो वंशों के बीच में किया गया था। कौन कौन से दो वंश, एक था होलकर वंश और एक था ग्वालियर का आपका सिंधिया वंश। तो जो सिंधिया वंश था दोस्तों, उसको जब इसका विभाजन किया गया था तो उन्हें क्या क्या दिया गया था, उज्जैन, सुजालपुर दिया गया था। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, 1732 में मालवांचल अर्थात जिसे मालवा बोला जाता है, इसका जो विभाजन संबंधी दस्तावेज था, उससे इन सब की जानकारी मिलती है कि इनका विभाजन इस तरीके से किया गया था। तो समझ गए आप लोग, लगभग जितना भी मोटा मोटी है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट फेज पर। यहाँ पर हम देखेंगे 1753 में दोस्तों सिंधिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में डोबरी, बोराड़ तथा हटोली को मिला लिया। तो यह कुछ एरियाओं के नाम हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, इनके नाम उतने अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको समझना है कि इन्होंने किस तरीके से अपना राज्य विस्तार किया। फिर हम देखते हैं 1766 में दोस्तों उत्तर भारत की आय के बंटवारे से पेशवा सरकार को 46% तथा होलकर सिंधिया को 21% भाग प्राप्त होता था। तो उस समय का जो उत्तर भारत से यहाँ पर हमेशा आपको तात्पर्य रखना है हमारा पूरा का पूरा मालवांचल, यानी नर्मदा के ऊपर का
जो क्षेत्र था दोस्तों, सतपुड़ा के ऊपर का, विंध्यन के आसपास का ऊपर का जो क्षेत्र था, उस सब को क्या बोला जाता था? उस सब को बोला जाता था उत्तर भारत। और जब वहाँ से जो कर प्राप्त होता था दोस्तों, क्या होता था? कर प्राप्त। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यह दोनों वंश से जब भी मैं बात करूंगा तो दोनों वंश से मेरा तात्पर्य होगा होलकर वंश, और होलकर वंश के साथ ही साथ आपका ग्वालियर का सिंधिया वंश। तो जो होलकर और सिंधिया दोनों वंश थे, इनके बीच में आय का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। तो कितने परसेंट पर हुआ दोनों का बंटवारा दोस्तों? 21% और 21% का दोनों के बीच में बंटवारा हुआ। और यह किसका नेतृत्व करते थे? यह नेतृत्व करते थे पेशवा का। तो इसलिए पेशवा को कितना परसेंट जाता था दोस्तों? 46% जाता था। किसके पास में? पेशवा के पास में जाता था। अब यहां पर देखेंगे जो इस वंश के संस्थापक थे सिंधिया वंश के, राणोजी सिंधिया, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1746 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में आता है दोस्तों एक और अत्यंत इंपॉर्टेंट नाम इस वंश का, और यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है। कहीं भी अगर सिंधिया वंश की बात होगी तो महादजी सिंधिया का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इस वंश के अगर कोई सबसे प्रतापी शासक था, सबसे पावरफुल कोई राजा था, जिसने इस राज्य की जो आप समझ सकते हैं इसको महान वंश बनाया, जिसे ग्वालियर का सिंधिया वंश के नाम से आज हम देखते हैं कितना विशाल यह वंश था, तो इसके संस्थापक, इसकी नींव डालने वाले कौन थे? महादजी सिंधिया। तो अब देखते हैं राणोजी की मृत्यु के बाद कौन शासक बनते हैं? इनके पुत्र महादजी सिंधिया सत्तासीन होते हैं। और हुए के पश्चात सिंधिया वंश क्या होता है दोस्तों? इसके बाद कुछ युद्ध होते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से मेरा तात्पर्य होता है जब मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, अर्थात भारत की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कुछ आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आंग्ल मराठा से तात्पर्य है आंग्ल अर्थात अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा, सभी को मालूम है। तो इनके बीच में कुछ युद्ध होते हैं और धीरे धीरे करके 1 या 2-3 युद्ध के अंदर क्या करते हैं? अंग्रेज पूरा का पूरा अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मराठों को तोड़ने में वह सक्सेसफुल हो जाते हैं और धीरे से अपना शासन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। और इन्होंने क्या किया था? 1765 ईस्वी में गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह से क्या किया था? ग्वालियर का किला छीन लिया था। तो यहीं से आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक राजधानी कहां पर है दोस्तों? आपको याद रखना है, राणोजी सिंधिया इस वंश की स्थापना कहां पर करते हैं? उज्जैन में करते हैं। याद रखिए, पॉइंट भी नोटेड। उज्जैन में इस वंश की स्थापना कौन करता है? इस वंश का मेन संस्थापक कौन होता है? राणोजी सिंधिया, जिसे पुरस्कार स्वरूप मिलता है यह पूरा का पूरा एरिया। 2 वंशों के बीच में डिवाइड किया जाता है, होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके महादजी सिंधिया। तो जो महादजी सिंधिया हैं इनका काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनके 2 इंपॉर्टेंट कार्य थे। इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने क्या किया था? 1765 में गोहद के एक जाट राजा थे जिनका नाम था लोकेंद्र सिंह, इनको क्या किया था? इनको परास्त करके इनसे ग्वालियर का जो किला था वह छीन लिया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से ग्वालियर इनके अंडर में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से या किस शासक के दौरान ग्वालियर इनके अंडर में आता है, इनके अंडर अर्थात सिंधिया के अंडर में आता है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे महादजी सिंधिया सबसे प्रतापी। तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं भी इतिहास लेखन में जब भी हम देखेंगे, व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट हु इज द मोस्ट पावरफुल किंग, स्पेशली इन जो सिंधिया वंश की अगर हम बात करेंगे तो कौन सबसे पावरफुल किंग था इस वंश का, तो वह थे महादजी सिंधिया, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। सबसे पावरफुल यह थे, दिखाते हूं क्यों यह पावरफुल थे, क्योंकि इनके द्वारा काफी बड़े बड़े कार्य किए थे। अर्थात आप अनुमान लगा सकते हैं उस समय इन्होंने ग्वालियर से निकलकर, ग्वालियर को तो इन्होंने ऑक्यूपाई किया ही, मालवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने अपने अंडर में किया और साथ ही साथ दोस्तों आप यकीन मानिए इन्होंने दिल्ली को अपने अंडर में कर लिया था। और उस समय शाह आलम जो मुगल वंश के सुल्तान हुआ करते थे, पूरे भारत के जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे मुगल, उनको परास्त कर दिया था। तो और उन्होंने महादजी सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो आप समझ सकते हैं कितने पावरफुल यह शासक हुए थे ग्वालियर के सिंधिया वंश के अंतर्गत, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया था। अब यह गुलाम कादिर कौन था दोस्तों? गुलाम कादिर इनका एक मंत्री था और उसने क्या किया था, क्योंकि आपको मालूम होगा, हम लोग जब भी हिस्ट्री को देखते हैं
तो हम अध्ययन करते हैं कि जो उत्तर मुगल था, क्योंकि मुगल काल को 2 भागों में बांटा जाता है, औरंगजेब के बाद से जितने भी जो मुगल शासक आते हैं वह पूरे के पूरे यूजलेस होते हैं दोस्तों। वो किसी भी प्रकार का उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता है इतना बड़ा जो मुगल एम्पायर है उसको संभालने का। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई राजा, आप हमेशा याद रखिए, जब कोई राजा होता है और अगर वो पावरफुल नहीं है, अगर उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि ही कैन इजीली अगर वो अपने आराम से अपने राज्य का विस्तार कर सके और चला सके, तो क्या होता है, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसके जो सेवक होते हैं, उसके जो मंत्री होते हैं, वह धीरे धीरे करके उस जो कमी होती है उस स्थान को भरने लगते हैं और अपने आप को पावर में स्टेब्लिश कर देते हैं। तो क्या था उस समय, जो महादजी सिंधिया ने क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल शासक थे उस समय कौन, शाह आलम। याद रखना आपको, शाह आलम को क्या किया था, एक गुलाम कादिर था उसके नियंत्रण से मुक्त करा दिया था। तो आप समझ सकते हैं शाह आलम को मुक्त कराया था और इसके बदले में क्या किया था, मुगल बादशाह ने क्या कर दिया था, महादजी सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए थे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत पर इन्होंने अपने सत्ता स्टेब्लिश कर ली थी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो मुगल थे वह जमाया उनका पूरा का पूरा एक सिस्टम था और अधिकतम भारत के क्षेत्र पर उनका अधिकार था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि महादजी सिंधिया अपनी जो नेतृत्व क्षमता और अपनी त्वरिता के कारण उन्होंने क्या किया था, उनके प्रधानमंत्री बन गए थे। किनके प्रधानमंत्री बन गए थे, मुगल सम्राट के। और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ जो भी पावर थी उन सबको इन्होंने लीड किया था, हेड किया था। तो यह अपने आप में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1810 तक सिंधिया की जो राजधानी थी दोस्तों वह क्या थी, उज्जैन ही थी। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था 1810 तक सिंधिया वंश की जो राजधानी थी वह उज्जैन ही थी। परंतु अब हमने देखा सबसे पहले राणोजी सिंधिया, उसके बाद महादजी सिंधिया, अब आते हैं दौलत राव सिंधिया। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है इनका। अधिकतम इंपॉर्टेंट नाम आपको एक ही पॉइंट पे मिलेगा। इन्होंने क्या किया था, राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था। कहां पर ट्रांसफर कर दिया था, उज्जैन से इन्होंने राजधानी को निकालकर क्या बना दिया था, इन्होंने राजधानी बना दिया था ग्वालियर को। कब बना दिया था, 1810 में। तो आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर आपको 11 भी मिलेगा, तो यह दोनों ही हैं। मोटा मोटी आपको याद रखना है 1810 से 11 के बीच में इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी। कहां से ट्रांसफर कर दी थी, इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी आपके उज्जैन से। इन्होंने अपनी राजधानी निकालकर क्या बना दिया था, इन्होंने राजधानी बना दिया था आपके ग्वालियर को, जिसको हम वर्तमान में भी आज भी आपका सिंधिया वंश को हम ग्वालियर का राजवंश ही जानते हैं। सिंधिया वंश के अन्य उत्तराधिकारियों को हम देखेंगे, जिनमें जानकोजी राव थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1827 से 1843 तक था। फिर इसके बाद आएंगे जयाजी राव, इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1843 से 1886 तक रहा है। फिर आते हैं माधव राव दोस्तों, माधव राव फर्स्ट हैं, यह 1886 से 1925 तक इनका रहता है दोस्तों। और माधव राव सिंधिया से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपको बता देता हूं, जो आप लोगों ने माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है शिवपुरी में, जब भी हम मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य वगैरह देखते हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, यहाँ पर सांख्यराजे एक झील है, याद रखना है आपको, सांख्यराजे झील का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। और जो माधव राव सिंधिया थे, इन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, सर की उपाधि दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधिया वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्हें सर की उपाधि प्रोवाइड की गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो उनका नाम था माधव राव सिंधिया दोस्तों। तो माधव राव सिंधिया को सर की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, यह उपाधि दी गई थी आपके जो स्पेशली अंग्रेजों द्वारा। और इन्हीं ने सांख्यराजे झील का निर्माण कराया था, कहां पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और यहीं पर क्या है, जॉर्ज कैसल भवन भी है दोस्तों। इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, जीवाजी राव आते हैं। और माधव राव सिंधिया की जो है 5 जून 1925 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो माधव राव सिंधिया कौन है, यह फर्स्ट है। और जीवाजी राव आते हैं। और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जीवाजी राव के ही शासनकाल में जो आपका ग्वालियर है उसी समय देश आजाद होता है और ग्वालियर का विलय कहां पर हो जाता है, भारत में ग्वालियर का विलय हो जाता है। अब इस वंश में दोस्तों आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नाम मिलेगा राजमाता विजयाराजे सिंधिया का दोस्तों। विजयाराजे सिंधिया कौन है, वर्तमान में जो ज्योतिराजे सिंधिया है दोस्तों, उनकी दादी थी, अर्थात उनके पिताजी जो माधवराव द्वितीय थे, उनकी माता जी थी विजयाराजे सिंधिया दोस्तों। राजमाता इन्हें विजयाराजे सिंधिया कहा जाता है। मूल रूप से दोस्तों इनका जो वंश था, किनका वंश, राजमाता विजयाराजे सिंधिया का, यह नेपाल से बिलोंग करता था, परंतु यह सागर में आकर निवास करते थे। सागर वर्तमान में आपको सभी को मालूम होना चाहिए संभाग भी है और मध्य प्रदेश का दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा जिला भी है। किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, उसके अंतर्गत हमारा सागर जिला भी आता है। तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी और काफी अधिक इंपॉर्टेंट इनका नाम भी है। तो देखते हैं, तो हमने देखा कि किस तरीके से
जो माधवराव फर्स्ट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उनके पुत्र होते हैं, जिसके पश्चात इनके पुत्र होते हैं, अल्पवयस्क पुत्र होते हैं 9 वर्षीय। इनका नाम क्या था, पुत्र का नाम था जीवाजी राव। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है इनका। तो लास्ट शासक थे यह सिंधिया वंश के। और इनके पिता का नाम क्या था, हमने आपको बता दिया है इसके पहले। तो इनके पिता का नाम हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं माधवराव फर्स्ट इनके पिता थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क अर्थात 9 वर्ष उनकी उस समय उम्र थी किनकी, जीवाजी राव की, और उनको राजा घोषित कर दिया जाता है। परंतु क्या बनाया जाता है, उत्तराधिकारी बनाता है। और परंतु जीवाजी राव के वयस्क होने तक रियासत का प्रशासन के लिए महारानी की अध्यक्षता में एक काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया जाता है, क्योंकि इस समय जो इनकी आयु थी, किनकी आयु, जीवाजी राव की, माधवराव फर्स्ट के पुत्र की, इनकी आयु महज 9 वर्ष की थी और इतनी कम आयु में यह राज्य का संचालन नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ था, जो इनकी माता थी उनकी अंडर गाइडेंस में एक कौशल ऑफ एजेंसी गठन किया गया। कौशल ऑफ एजेंसी आप एक तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीके से वर्तमान समय में आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल। तो उसका गठन किया गया और उसी के द्वारा शासन का संचालन किया गया। कब तक, जब तक कि यह वयस्क नहीं हो जाते। कौन, जीवाजी राव सिंधिया। और महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का विवाह किसके साथ हुआ था, राजमाता विजया राजे के साथ हुआ था। तो यह वही राजमाता विजया राजे सिंधिया है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए किसकी मृत्यु हो गई थी, माधवराव जो फर्स्ट थे उनकी मृत्यु होती है। उनके बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र रहते हैं जिनका नाम क्या है, जीवाजी राव सिंधिया, और यही लास्ट राजा होते हैं इस वंश के। अर्थात उसके बाद इनका वंश तो बड़ा है, अभी हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, परंतु उसके बाद क्या होता है, राजतंत्र का अंत हो जाता है और भारत स्वतंत्र हो जाता है और एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र बन जाता है हमारा इंडिया, जो कि वर्तमान में है एक लोकतांत्रिक देश। तो राजाओं का शासन खत्म हो जाता है। तो यह लास्ट राजा रहते हैं वहाँ के। और इनका क्या होता है, इनकी माता जी के अंडर गाइडेंस में चलाया जाता है पूरे राज्य को। फिर यह वयस्क होते हैं, वयस्क होने के बाद इनका विवाह होता है। तो इनका विवाह किसके साथ होता है, राजमाता विजया राजे के साथ इनका विवाह होता है दोस्तों। और मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि जो विजया राजे थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट को हम देखेंगे। अब लास्ट फेज पर हम आ चुके हैं, सिंधिया वंश के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। पूरा का पूरा सिंधिया वंश हमने डिस्कस कर लिया है। और मैंने यह भी बताया था कि हम यहाँ पर केवल वंश को डिस्कस नहीं करेंगे, यह भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन रियासतों का भारत में विलय हो जाता है। क्योंकि हमारा यह पार्ट क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास दोस्त, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, और इसके अंतर्गत हम पूरा विलय तक पढ़ेंगे। तो देखते हैं नवंबर 1936 में दोस्तों क्या होता है, जीवाजी राव को महाराज के पूरे अधिकार सौंप दिए जाते हैं। जैसा शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था, इनकी माता जी की अंडर गाइडेंस में इनका शासन किया जाता है। परंतु जैसे ही यह वयस्क होते हैं, कौन, महाराजी जीवाजी राव, जिनकी पत्नी कौन थी, जो हमने देखा श्रीमंत जो सिंधिया थी। तो 1936 को जीवाजी राव को महाराज के पूरे अधिकार सौंप दिए जाते हैं। और अप्रैल 1948 में दोस्तों क्या होता है, दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन होता है। उसमें 25 रियासतों का संयुक्त संघ बनाया गया दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पर भारत देश आज़ाद हो चुका है, क्योंकि 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है। अब क्या होता है, जो 25 रियासतों का एक संयुक्त संघ बनाया जाता है और इसे क्या नाम प्रोवाइड किया जाता है, मध्य भारत, इसे नाम प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको मालूम हो, कहीं कहीं पर पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश है वह नाम किस तरीके से आया, तो वह इस तरीके से ही आता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जब मध्य प्रदेश का गठन होगा। इसके बाद जो हमारी एक और वीडियो आएगी, उसके बाद जो तीसरे नंबर की हमारी वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरा बताऊंगा किस तरीके से मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो एरियाज हैं उनका विलय होता है। पूरा हम उसको डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, संयुक्त संघ बनाया जाता है, 25 रियासतें इसमें शामिल होती हैं। तो आपको याद रखना है कितनी रियासतें शामिल होती हैं, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्री के हिसाब से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फैक्टों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक संयुक्त संघ बनाया जाता है और इस संयुक्त संघ में क्या होता है, जिसे मध्य भारत का नाम प्रदान किया जाता है दोस्तों। अब फिर क्या होता है दोस्तों, मई 1948 को आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया करते हैं, मध्य भारत राज्य के प्रथम राज्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करते हैं, जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मध्य भारत था उसके राज्य प्रमुख कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत के जो राज्य प्रमुख थे वह कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया थे। और इसी के साथ आप देखेंगे ग्वालियर का विलय हो जाता है और ग्वालियर एक अलग राज्य बनता है। दोस्तों आपको याद रखना है, जो मध्य भारत नाम से ग्वालियर एक अलग राज्य बनता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, परंतु यहां पर आपको कुछ ब्रीफिंग दे देता हूं उसके बारे में। तो एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाता है और उसके प्रमुख किसे बनाया जाता है, उसका प्रमुख बनाया जाता है जीवाजी राव सिंधिया को बनाया जाता है। और इसके साथ आप देखेंगे इसका प्रथम मुख्यमंत्री भी बनता है। तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, लीला
लीलाधर, इनका नाम याद रख लीजिए, लीलाधर इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों। और यह इसकी दोस्तों दो राजधानियां थी, एक थी आपकी ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर। याद रखिए इसकी दो राजधानियां थी, एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। लीलाधर इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके प्रथम राज्य प्रमुख कौन रहते हैं? जीवाजीराव सिंधिया इसके राज्य प्रमुख रहते हैं दोस्तों। और इसके बाद आप देखेंगे कि यह इसके राज्य प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया रहते हैं। और इसके बाद आप आगे जाके देखेंगे कि जो इसके बाद में जब हमारा मध्य प्रदेश बनता है तो उसके अंदर इसका विलय कर दिया जाता है, परंतु एक अलग राज्य के रूप में यह शुरू में अस्तित्व में आता है। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है दोस्तों, यह सिंधिया वंश पूरा का पूरा हमने खत्म कर लिया। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वंश की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वंश। तो हमारा नेक्स्ट वंश है यहाँ पर दोस्तों होलकर वंश। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो होलकर वंश है दोस्तों उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है। यह भी मराठा थे, होलकर और सिंधिया दोनों ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों कहा मैंने एक सिक्के के दो पहलू? क्योंकि इनका जो मराठा दोनों का ओरिजिन था, दोनों मूल रूप से मराठा थे और दोनों ही पेशवा के अंतर्गत कार्य करते थे। और दोनों को ही जो राज्यों का बंटवारा किया गया था, स्पेशली मालवा रीजन का बंटवारा किया गया था, दोनों को ही भागों में बांट दिया गया था। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, आगे आप देखेंगे धार के पवार भी आते हैं। तो तीन इसके इंपॉर्टेंट नाम हैं आपके, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और धार के पवार। तो तीन भागों में यह बढ़ता है, देखते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से हमने देखा कि जो सिंधिया वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने की थी। तो उसी प्रकार से जो होलकर वंश है इसकी स्थापना कौन करते हैं? मल्हार राव होलकर करते हैं दोस्तों। वर्तमान में इनकी समाधि कहाँ पर है दोस्तों? इनकी समाधि है आपके भिंड में इनकी समाधि है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से संबंधित। तो पेशवा बाजीराव क्या करते हैं? 1732 ईस्वी में एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा होलकर, सिंधिया और पवार सरदारों के मध्य संधि की थी। उनमें उनके अधिकार क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आपको याद रखना है। तो उन इंपॉर्टेंट नाम में क्या क्या है हमने देखा। पेशवा बाजीराव ने 1732 में एक औपचारिक दस्तावेज था जिसके अंतर्गत क्या किया था? होलकर, सिंधिया और पवार सरदारों के मध्य संधि की थी और उनके अधिकार क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया था। क्योंकि यह तीनों के तीनों जो वंश थे दोस्तों, यह किसके अंडर गाइडेंस में वर्क करते थे? यह तीनों के तीनों वर्क करते थे आपके जो पेशवा थे उनके अंडर गाइडेंस में ये लोग वर्क करते थे शुरुआती रूप से। दोस्तों आपको याद रखना, आगे तो बाद में ये लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु शुरुआती रूप से ये लोग किसके अंडर गाइडेंस में वर्क करते हैं? दीज ऑल वर्किंग अंडर गाइडेंस ऑफ पेशवा। तो जो पेशवा थे वो इनके बीच में क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं। और फिर क्या होता है, अब हम देखते हैं किसको कौन सा क्षेत्र मिलता है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मालवा प्रदेश में इंदौर, देवालपुर और बेटमा सहित लगभग 28 परगने शामिल थे। तो आपको याद रखना है लगभग 28 ऐसे एरिया थे जो शामिल थे इसके अंतर्गत। मालवा के पूरे इंदौर के अंदर का आप देखेंगे, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर, देवालपुर, बेटमा सहित लगभग 28 परगने शामिल थे। इस व्यवस्था के मालवा में मराठा राज्य की नींव पड़ी। तो दोस्तों यह जो व्यवस्था थी इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो मराठा की जो मालवा में नींव पड़ी थी, मालवा में जो पूरा राज्य स्टेब्लिश किया था, तो इन तीनों वंशों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तभी मालवा में जो पेशवा हैं उनके द्वारा इन्हें यह सब प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि इन तीनों वंशों का महत्वपूर्ण योगदान था इन सब को इस्टेब्लिश करने में। तो इसमें देखेंगे हम होलकर, शुरुआत में मैंने आपको बताया था होलकर क्या थे? इंदौर के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे और आनंद राव पवार धार के थे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट नाम आपको मिलेगा, तुकोजी। इनकी दो पाती थी, दो पाती कौन सी? देवास की बड़ी पाती और जीवाजी, इनको क्या कहते थे? देवास की छोटी पाती सम्मिलित थे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है इंदौर में सिंधिया, आनंद राव पवार धार में आप देखेंगे। तुकोजी की बड़ी पाती कहाँ पर है? आपकी देवास में, और देवास में ही तुकोजी जीवाजी की छोटी पाती सम्मिलित थी। तो यह पूरा का पूरा एरिया रीजन सम्मिलित था किसमें? होलकर रियासत के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने देखा अभी प्रारंभिक इतिहास होलकर वंश का। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में दोस्तों 14 जनवरी 1761 के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें मराठाओं की हार तो हुई थी, परंतु उस समय भी मराठा एक बहुत बड़ी पावर थे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो मुगल थे, मुगल को परास्त करने के बाद मराठा ही एक बहुत बड़ी पावर निकल कर आते हैं। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में मराठा एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर कर आते हैं। तो जो तृतीय युद्ध होता है आपका पानीपत का, उसमें आप देखेंगे मल्हार राव होलकर क्या करते हैं? इंदौर पर अधिकार कर लेते हैं और 26 मई
1976 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? आलमपुर। अब यह आलमपुर कहाँ पर है? यह भिंड जिले में है दोस्तों, और यहीं पर इनकी समाधि भी स्थित है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मल्हार राव होलकर जो कि होलकर वंश के संस्थापक थे, और इनकी समाधि कहाँ पर है? तो जो आलमपुर जगह है कहाँ पर है? यह भिंड जिले में है दोस्तों, और भिंड जिला मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा के लिए भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, भिंड जिले की गोहद नामक जगह है, वहां पर सबसे कम बरसात होती है। और यहीं पर दोस्तों भरथरी की भरथरी नहीं, जो आपकी भीमबेटका की गुफा है, उसी के समकालीन कुछ गुफाएं भी यहाँ पर मिली हैं अभी करंट में। मैं डेली बेसिस पर करंट डिस्कस करता हूँ, उसमें मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वह उसे देख सकते हैं। वहां पर जाकर कुछ वहां पर अभी स्थल मिले हैं, अभी उनकी खोज चल रही है, परंतु बाद में उनको हम देखेंगे जब डीपली तरीके से उनके बारे में जानकारी आ जाएगी। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि भिंड जिले में स्थित है। उसके पश्चात इनके पौत्र को आपको याद रखना है। पौत्र इनके क्या आते हैं? माले राव होलकर। तो इसके बाद कौन आते हैं? माले राव होलकर। किसके पुत्र थे? यह खांडे राव का पुत्र, अर्थात जो मल्हार राव होलकर थे दोस्तों, मल्हार राव होलकर के जो पुत्र थे, पुत्र कौन थे? पुत्र थे इनके खांडे राव, और खांडे राव के पुत्र कौन थे? माले राव। तो यह पूरा का पूरा लिंक आपको मैं करा देता हूं दोबारा से, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आपको देखना है मल्हार राव होलकर, इनके पुत्र कौन थे? खांडे राव, और खांडे राव के पुत्र कौन थे? माले राव। तो जो मल्हार राव थे यह क्या हुए? मल्हार राव के यह हुए पौत्र अर्थात नाती, या नाती ही बोला जाता है, ग्रैंडसन भी बोल सकते हैं। तो पौत्र कौन थे इनके? माले राव थे, और इनके पुत्र कौन थे मल्हार राव के? खांडे राव थे दोस्तों। और खांडे राव की दोस्तों जो आगे हम देखेंगे पत्नी का नाम क्या था? अहिल्याबाई था। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे खांडे राव के पुत्र के नाम पर जो मल्हार राव की पुत्र वधु, अर्थात यहाँ ये, तो इनकी क्या हुई? इनकी हुई है पुत्र वधु कौन? अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इनके पति कौन थे? यह थे खांडे राव। इनको रेड कलर से मैं कर देता हूँ। पति कौन थे? खांडे राव थे। खांडे राव इनके पति थे दोस्तों। किनके पति थे? दोबारा से आपको न्यू कलर से कर देता हूं जो आपको अच्छे तरीके से दिख सके। तो येलो कलर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये देखिए खांडे राव की जो पत्नी का नाम था वह क्या था? अहिल्याबाई था दोस्तों। तो आपको याद रखना है। और इन दोनों के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? इन दोनों के जो पुत्र होते हैं उनका नाम था मल्हार राव होलकर। तो आप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे, देखते हैं तो क्या होता है इनके जो पुत्र थे मल्हार राव और अहिल्याबाई क्या करती हैं? पेशवा की अनुमति। तो यह सब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यह सब पेशवा की अंडर गाइडेंस में अपना कार्य कर रहे थे। तो यह पेशवा की अनुमति लेती हैं। कौन लेती हैं? अहिल्याबाई। और प्रशासन का कार्यभार संभालती हैं और मल्हार राव होलकर के विश्वास पात्र। तो जो मल्हार राव कौन थे? यह थे, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु होती है। तो इनके एक विश्वास पात्र थे, उनका नाम क्या था? तुकोजी होलकर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है। तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा क्या होता है। मल्हार राव की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके बाद किसे शासक बनाया जाता है? खांडे राव। खांडे राव इनके पुत्र थे, परंतु इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जो पुत्र होते हैं माले राव, यहाँ पर आप देख रहे होंगे माले राव, यह भी इस समय वयस्क नहीं होते हैं। तो इनकी जो माता होती हैं जिनका नाम है अहिल्याबाई। अहिल्याबाई को दोस्तों महेश्वर की स्थापना की थी इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। इंदौर को भी रानी अहिल्याबाई की नगरी कहा जाता है दोस्तों, अवंती अहिल्याबाई की नगरी कहा जाता है। और जो अहिल्याबाई है इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कुछ बता देता हूं दोस्तों। आपने सुना होगा वाराणसी, जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में चुनाव लड़ते हैं। तो वाराणसी में आपने बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखा होगा। तो जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है दोस्तों, यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था अहिल्याबाई ने ही। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अहिल्याबाई को पूरे भारत के जो मंदिर हैं अधिकतम उनके निर्माण के लिए जाना जाता है। तो अहिल्याबाई ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अहिल्याबाई ने निर्माण कराया था जो आपका वाराणसी का मंदिर है, जिसे बनारस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उस मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके बाद आप चलेंगे गया जी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तीर्थराज भी बोला जाता है हिंदू धर्म में। जो पटना के पास आप जाएंगे बिहार में, गया जी पड़ता है, संगम स्थल भी बोला जाता है। तो गया जी में भी इन्होंने विष्णु पद मंदिर, यहां पर लिख देता हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, विष्णु पद, याद रखिए, विष्णु पद मंदिर का निर्माण कराती हैं अहिल्याबाई। कहां पर? गया जी में जाकर। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह कलकत्ता
कलकत्ता से, दोस्तों याद रखिए, कलकत्ता से बनारस तक की सड़क का निर्माण भी इनके द्वारा किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर पूरे भारतवर्ष में इनके द्वारा किया गया था कार्य, इसलिए इन्हें अहिल्याबाई नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है माँ अहिल्याबाई। तो याद रखिए, तो इन्होंने अपना जो शासन संभाला और जो विश्वास पात्र थे उनके मल्हार राव के, तुकोजी उनको सेनापति नियुक्त कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई की मृत्यु हो जाती है। तो 70 ईयर ओल्ड अहिल्याबाई की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 13 अगस्त 1795 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे किस तरीके से इस वंश का आगे कार्य बढ़ता है। अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात क्या होता है दोस्तों? तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन संभाला। तो जो मैंने आपको बताया था किसके विश्वास पात्र थे यह तुकोजी राव, यह विश्वास पात्र थे मल्हार राव होलकर के, जो इनके अहिल्याबाई के ससुर थे। तो तुकोजी राव पहले से ही पूरा प्रशासन संभाले थे, वह पूरा का पूरा सेनापति थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद वह प्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा कार्यभार संभाल लेते हैं। किंतु इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है, किंतु 15 अगस्त 1797 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है और होलकर वंश के शासकों में काशीराव इसके बाद शासक बनते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद बनते हैं यशवंत राव प्रथम बनते हैं। फिर इसके बाद बनते हैं तुलसीबाई। मल्हार राव होलकर के नाम पर शासन की बागडोर संभाली इन्होंने। किन्होंने संभाली? तुलसीबाई ने। यह भी आप देखेंगे मल्हार राव होलकर यह सेकंड आते हैं। मल्हार राव होलकर पहले फर्स्ट थे, यह सेकंड मल्हार राव होलकर आते हैं। और इनकी माता जिनका नाम क्या है? तुलसीबाई, वह इनके नाम पर शासन संभालती हैं। और होलकर वंश के तुकोजी राव द्वितीय के समय मध्य भारत को इस राज्य में विलय कर लिया जाता है दोस्तों। और यह तुकोजी राव जो तृतीय हैं दोस्तों, इनको यशवंत राव तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में तुकोजी राव तृतीय और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा यशवंत राव तृतीय। तो यह दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इनके अलग अलग नाम थे और यही अंतिम व्यक्ति रहते हैं। और यहाँ पर आपको सन बता देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि यह पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैं अलग से लिख रहा हूँ। सन कब इसका विलय हुआ था? किसका विलय हुआ था? इंदौर का विलय हुआ था दोस्तों। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 जनवरी, याद रखिए 1 जनवरी 1950 में इंदौर का विलय हो जाता है। और इस पर सिग्नेचर कौन करते हैं? यशवंत राव होलकर तृतीय, या उनका नाम क्या है? तुकोजी राव तृतीय भी उनको कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 1950 में। मुंह से भी बोल देता हूं दोबारा से, 1 जनवरी 1950 को दोस्तों इसका विलय हो जाता है। कब हो जाता है? 1 जनवरी 1950 को इसका विलय हो जाता है। तो अब हम लोग आते हैं हमारी लास्ट रियासत पर, जिसका नाम है भोपाल रियासत। और इसे अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, भोपाल रियासत को। अभी तक हमने डिस्कस किया किसे? ग्वालियर का सिंधिया वंश को हमने देखा, फिर उसके बाद हमने होलकर वंश को देखा, और द नेक्स्ट बट लास्ट हम इसको किसको डिस्कस करेंगे? भोपाल रियासत को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भोपाल रियासत एक रियासत नहीं थी। पहले जो भोपाल का पूरा एरिया था, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को देखा है जहां पर मैंने डिस्कस किया था परमार वंश, और परमार वंश में मैंने सीधा सीधा बताया था किस तरीके से राजा भोज भोपाल का जो प्राचीन भोपाल है उसकी स्थापना करते हैं, धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं भोपाल के पास में एक भोजपुर नामक स्थान बसाते हैं, वहाँ पर वह मंदिर का निर्माण कराते हैं जिसे मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, और भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग वहीं पर स्थापित किया गया है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने उसमें वीडियो में कवर की है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर मैंने आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, उसके अंतर्गत हमने उसे डिस्कस किया है। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आप सबसे नीचे आएंगे तो लास्ट जो वंश है हमारा प्राचीन इतिहास में, वह हमारा परमार वंश है, और वहीं पर मैंने डीपली तरीके से डिस्कस किया है प्राचीन भोपाल को। परंतु यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो भोपाल रियासत की जो आधुनिक रूप से स्टेब्लिश होता है दोस्तों, आधुनिक रूप से इसकी स्थापना होती है भोपाल रियासत की, तो वह किसके द्वारा की जाती है, किस तरीके से इसकी स्थापना होती है, क्या इसका पूरा का पूरा पैटर्न होता है, उस सबको हम यहां पर समझेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, जो अफगान होते हैं, एक दोस्त मोहम्मद जिसका नाम होता है दोस्तों, वह मुगल सेना में रहता है पहले। परंतु आपको मालूम होना चाहिए उत्तर मुगल काल में क्या होता है, जो मुगल सल्तनत है वह बिखर जाती है। उनके जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, सामंत हैं, वो अलग अलग जगहों पर अपने राज्य स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे राज्य। तो भोपाल को क्या करता है, एक अफगान सरदार होता है, उसका नाम क्या होता है, दोस्त मोहम्मद। तो वो दोस्त मोहम्मद क्या करता है, भोपाल राज्य को जो रानी कमलापति होती हैं, एक रानी कमलापति के नाम पर मेले का शुभारंभ भी किया गया है भोपाल में। तो यह करंट का क्वेश्चन है, परंतु मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और यह परमार वंश से ही ताल्लुक रखती थी। तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने इनाम के रूप में इसे दिया था, भोपाल का जो कुछ एरिया दिया था। पर आगे चलकर आप देखेंगे यह लोग क्या है, इस्टेब्लिश कर लेते हैं पूरे भोपाल को। एक ब्राउड सेशन में आप देखेंगे किस तरीके से आप पूरा का पूरा एरिया उनके अंतर्गत आ जाता है, विदिशा, रायसेन का यह पूरा का पूरा क्षेत्र, और कुछ भाग सागर जिले का भी
इनके शासन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम भोपाल रियासत को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा भोपाल रियासत दोस्तों। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मुगल सेना के एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद, जो कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था, यह मुगल सेना से था और दोस्त मोहम्मद नाम था। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, 1723 से 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? इस वंश की स्थापना की गई थी। परंतु याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल रियासत का प्रथम नवाब कौन था, तो वह दोस्त मोहम्मद खान नहीं था। क्यों नहीं था, आगे मैं बताऊंगा। यह केवल इस शासन को स्टेब्लिश करता है, परंतु भोपाल का प्रथम नवाब, ऑफिशियली जो प्रथम नवाब है, वह बनता है यार मोहम्मद, जो इसका दोस्त का लड़का होता है। तो याद रखना है, नाम एक जैसे हैं, दोस्त यारी, तो आप समझ सकते हैं बाप बेटे के बीच में दोस्ती यारी थी। दोस्ती पहले, यारी बाद में। तो दोस्त कौन था? बाप था, और पुत्र क्या था? यार था। तो याद समझ लीजिए, दोस्त मोहम्मद यार। तो जो दोस्त था उसका जो पुत्र होता है यार, यार को यह सौंप बनाता है प्रथम नवाब। तो इसको आपको याद रखना है। और स्टेब्लिश किसने किया था? इस्टेब्लिश इसी ने किया था, दोस्त ने किया था। तो क्या करता है, उसे रानी कमलापति से सहायता करने पर भोपाल राज्य उपहार में मिला था। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था रानी कमलापति की इसने मदद की थी और उनके द्वारा इसे क्या मिला था, जो भोपाल राज्य था वह उपहार स्वरूप मिला था। तो देखते हैं आगे। दोस्त मोहम्मद खान क्या करता है दोस्तों, भोपाल से 10 किलोमीटर दूर एक जगदीशपुर नामक जगह है, उसे जीतता है। क्या करता है, जगदीशपुर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाता है। भोपाल के अंदर ही एक जगह है, अब वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इस्लाम नगर नाम से जाना जाता है। और यह क्या करता है, उस जगदीशपुर को जीतता है, राजधानी बनाता है और उसका नाम क्या रख देता है? इस्लाम नगर। तो याद रखिए, इस्लाम नगर उसका नाम कर देता है। फिर क्या होता है, मोहम्मद खान क्या करता है दोस्तों, सीहोर का जो अष्टा नामक तहसील है, सीहोर के अंदर ही है दोस्तों, खिलजीपुर, गुन्नेरगढ़, देवीपुर, गुन्नेरगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? रायसेन के अंतर्गत आता है। देवीपुर आदि स्थानों को जीतकर नवाब की उपाधि धारण करता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, नवाब की उपाधि धारण करता है। परंतु आगे हम देखेंगे, जो अधिकतम जगहों पर पूछा जाता है, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, यह नवाब की उपाधि धारण करता है। परंतु मुख्य रूप से जो कौन है, जो कौन सा मोहम्मद दोस्तों, यार मोहम्मद है, वह धारण करता है नवाब की उपाधि। प्रथम रूप से जो ऑफिशियली नवाब है वह कौन बनता है? वही बनता है। तो इसको आपको याद रखना है, पुत्र यार मोहम्मद खान। अब हम देखते हैं यार मोहम्मद खान को। तो देखते हैं 1728 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात, तो दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका पुत्र है जिसका नाम क्या है? यार मोहम्मद खान भोपाल का प्रथम नवाब बनता है। तो आपको याद रखना है, तो भोपाल का प्रथम नवाब कौन बनता है? यार मोहम्मद बनता है। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से ही बोल रहा था कि भोपाल राज्य का प्रथम नवाब कौन बनता है? यार मोहम्मद बनता है। और अगर आपसे क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकता है, तो वहाँ पर आपको क्या आंसर लगाना है, मैं यह भी बता देता हूँ आपको। अगर वो आप लोगों से पूछता है कि भोपाल राज्य का जो प्रथम नवाब की उपाधि धारण किसने की थी, आपको याद रखना, उपाधि और नवाब बनने में काफ़ी बड़ा अंतर होता है दोस्तों। नवाब बनाया जाता है और उपाधि स्वयं धारण की जाती है। तो जिसने उपाधि धारण की थी वह कौन था? वह था दोस्त मोहम्मद। इसका कौन था? फादर था इसका। परंतु पुत्र था, वह क्या है? वह प्रथम नवाब बनता है। तो आपको केवल याद रखना है, प्रथम नवाब कौन था? तो प्रथम नवाब था भोपाल राज्य का आपका यार मोहम्मद खान। कौन था दोस्तों? यार मोहम्मद खान भोपाल राज्य का प्रथम नवाब था। तो चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। 1 मार्च 1818 में क्या होता है दोस्तों? मोहम्मद खान के शासनकाल में एग्लो भोपाल संधि हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर केवल नाम लिखा है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान इतना अधिक इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, परंतु अधिकतम नाम पूछा जाता है, तो नाम आपको बता देता हूँ। इसका पूरा नाम क्या था? नज़र। तो इस वर्ड को याद रख लीजिए, नज़र। फिर उसके बाद आप लगा दीजिए मोहम्मद खान, क्योंकि जो अधिकतम इनके वंश थे सभी में मोहम्मद खान लगा हुआ था। इनकी एक तरीके से आप समझ सकते हैं उपाधि कहिए, टाइटल कहिए, कुछ भी कहिए, इनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ था? मोहम्मद खान लगा हुआ था। जैसे हम देखते हैं दोस्त मोहम्मद, उसके बाद आता है यार मोहम्मद, और हम देखते हैं 1818 में संधि होती है दोस्तों मोहम्मद खान। कौन सा मोहम्मद खान? नज़र मोहम्मद खान। तो इस नाम को याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों यह जो एग्लो भोपाल संधि है यह इंपॉर्टेंट है? 1818 में यह एग्लो भोपाल संधि होती है दोस्तों। तो आपको बताता हूं क्यों यह इंपॉर्टेंट है। क्या होता है दोस्तों एग्लो जैसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था, मराठा, जो आपके मराठा और एग्लो थे, अर्थात आंग्ल मराठा थे, तो उसमें भी एग्लो वर्ड आता है। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी एग्लो वर्ड आता है। आप कर्नाटक का युद्ध देखेंगे, वहाँ पर भी एग्लो आता है। तो एग्लो का अर्थ होता है दोस्तों अंग्रेज।
और जो भी उसका नाम आ जाए उसके साथ, जैसे मराठा आ जाए तो मराठा, भोपाल आ जाए तो भोपाल। तो इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, 1818 में जो नजर मोहम्मद होता है यह क्या करता है, एक आंग्ल भोपाल संधि करता है, और इस संधि के अंतर्गत क्या होता है, जो भोपाल राज्य है वह अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोपाल राज्य अंग्रेजों के अधीन किस संधि के अंतर्गत होता है, या जो भोपाल एंग्लो भोपाल संधि हुई थी यह किस सन में हुई थी। तो यह 1818 में होती है और नजर मोहम्मद खान है इसके शासनकाल में यह होती है। और इसी संधि के माध्यम से होता क्या है दोस्तों, जो भोपाल राज्य है वह किसके अंतर्गत चला जाता है, भोपाल राज्य चला जाता है आपके अंग्रेजों के अंडर में। अब यहाँ पर ये नहीं कि अंग्रेजों ने डायरेक्ट ऑक्यूपाई कर लिया, परंतु इसके जो प्रिंसली स्टेट, एक तरीके से आप समझ सकते हैं राज्य के अंदर राज्य। आप सोचेंगे सिंधिया जो राजवंश था वह भी अंग्रेजों के अंतर्गत था, परंतु आज़ादी के बाद तक वह वंश रहा और सुचारू रूप से उसने कार्य किया। तो इसी तरीके से यह वंश भी, जो इनके जो विदेशी आप समझ सकते हैं जो सहायक संधि थी उसी के अंतर्गत यह लोग ऑक्यूपाई करते थे। तो सहायक संधि के अंतर्गत क्या प्रावधान थे, मैं कुछ प्रावधान आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप सेना नहीं रख सकते, आप युद्ध नहीं कर सकते, और आप क्या करेंगे, जो भी किसी से दोस्ती करना, अर्थात किसी राज्य से दोस्ती करना, मैत्री करना, या आपके विदेशी संबंध, तो वह सब हैंडल कौन करेगा, वह सब हैंडल करेंगे अंग्रेज। आप केवल अपने राज्य का अंदर का जो प्रशासनिक कार्य है उसको आप देखेंगे, और अंग्रेजों को एक लगान भी देंगे, अर्थात एक जो कर था, कर की राशि थी, वो अंग्रेजों को यह प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं नजर मोहम्मद। तो यहाँ पर जो नवाब मिलेंगे आपको दोस्तों, केवल 3 नवाबों के नाम इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। इनको आपको 4 नवाबों के दोस्तों बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला दोस्त मोहम्मद खान, जो स्थापना करता है इस वंश की। अफगान थे दोस्तों, याद रखिए यह अफगान थे। और जब मैंने हुसंग शाह को डिस्कस किया था मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास में, हुसंग शाह कौन थे, वह तुर्क थे। तो यह 2 काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के मालवा से ही संबंधित हैं। तुर्क कौन थे, तुर्क थे आपके जो हुसंग शाह था जिसने होशंगाबाद की स्थापना की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चले जाइए, मध्यकालीन इतिहास की 2 वीडियो है, उसमें मैंने बनाया था मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना। तो तुर्क थे, उनके द्वारा की गई थी, उनका पूरा डिस्कस किया मैंने वहाँ पर, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। और यह कौन थे, यह थे अफगान। तो आपको याद रखना है दोस्त मोहम्मद इस वंश की स्थापना करता है। दोस्त मोहम्मद के बाद आप आगे जाएंगे, यार मोहम्मद आता है, और यार मोहम्मद के बाद आता है नजर मोहम्मद। तो ये तो होगा 3 इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर। अब इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, 4 इंपॉर्टेंट नवाब हैं इस वंश में। सबसे लास्ट का एक नवाब आएगा जिसका नाम है हमीदुल्ला। याद रखना आपको, क्या आगे मैं डिस्कस करूंगा उसको इसी में, हमीदुल्ला। तो हमीदुल्ला क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमीदुल्ला ही वह व्यक्ति था जिसने सिग्नेचर किए थे भोपाल के भारत में विलय पर। आपको आगे अगर आप लोगों को बताना चाहूँ दोस्तों, मध्य भारत में कुछ ऐसी रियासतें थी जो आज़ादी के समय सम्मिलित नहीं हुई थी। उनमें प्रमुख थी जम्मू कश्मीर, उसके बाद आप देखेंगे जूनागढ़, और थर्ड इंपॉर्टेंट थी भोपाल। भोपाल को क्या था, इनके जो नवाब थे वह इसे पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की त्वरितता और वो पूरा का पूरा स्वतंत्र आंदोलन था। जब हम स्वतंत्र आंदोलन को डिस्कस करेंगे उसमें मैं पूरा डीपली तरीके से बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपना जो कार्य किया और तब जाके भोपाल को स्वतंत्र कराया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं हमीदुल्ला पर, और वह सिग्नेचर कर देते हैं किस पर, विलय पर हस्ताक्षर कर देते हैं। परंतु अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमने देखा दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान, और यहाँ पर देखा नजर मोहम्मद खान। नजर मोहम्मद खान क्या करता है, 1818 में एक संधि करता है, और इस संधि के अंतर्गत क्या हो जाता है दोस्तों, इस संधि के अंतर्गत होता है पूरा का पूरा जो राज्य है भोपाल, वह किसके अंदर गाइडेंस में आ जाता है, वह आ जाता है आपके प्रमुख रूप से अंग्रेजों के अंदर। अब यहां से शुरू होगा दोस्तों किसका शासन, बेगमों का शासन। कौन सी बेगम, भोपाल की बेगम। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर भोपाल से संबंधित तो कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा इसकी स्थापना किसने की थी, फिर उसके बाद में डायरेक्ट एग्जामिनर होगा वह कहां पर जाएगा, बेगमों पर, क्योंकि बेगमों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर है वहाँ पर। आप समझेंगे कौन कौन सी इमारतें बनाई हैं, किसी ने जामा मस्जिद बनाई, किसी ने मोती मस्जिद बनाई, किसी ने गौहर महल बनाया। तो यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वही सब हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आए थे हमारे नेक्स्ट सेशन पर, भोपाल में बेगमों का शासन। तो दोस्तों भोपाल में बेगमों का शासन पर अब हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से भोपाल में बेगमों का शासन होता है। तो सबसे पहली बेगम आती है दोस्तों कुंदसिया बेगम, जिसे गौहर खान के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है प्रथम बेगम कौन थी, यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपसे दोस्तों की जो भोपाल रियासत थी उसकी प्रथम महिला शासिका कौन थी, या प्रथम नवाब महिला नवाब कौन थी, तो वह कौन थी, कुंदसिया बेगम, या इनका नाम एक और चलता है क्या है, गौहर बेगम भी इनका नाम चलता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, कुंदसिया बेगम या गौहर बेगम। और इनका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, इनका शासनकाल था आपके 1819 से लेकर 1837 तक। तो इनका 1819 से 1837 तक शासन था, और यह भोपाल की प्रथम महिला शासिका
थी। तो अब यहाँ पर वही की वही बात दोबारा से आ गई जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि भोपाल राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों। तो भोपाल राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, दोनों ही इनके ही नाम है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अधिकतम जो नवाब होते थे, अधिकतम जो राजा होते थे, इनके एक से अधिक नाम हुआ करते थे। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कुदसिया बेगम नाम से यह सीट पर बैठती हैं, अर्थात यह गद्दी पर बैठती हैं, और गौहर खान इनका निक नेम था। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1819 से 1837 तक इनका शासनकाल था। अब हम देखते हैं यह भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी और इनका प्रमुख कार्य क्या था। इनके दो ही इंपॉर्टेंट कार्य थे। एक तो पहला एक कार्य इनका ये था कि यह प्रथम महिला शासिका बन गई थी। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने क्या किया था, जामा मस्जिद, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जामा मस्जिद का शुरुआत तो इन्होंने की थी, परंतु यह जो मस्जिद है दोस्तों बनकर तैयार कब हुई थी? 1857 में। परंतु इनका शासन कब से कब तक था? 1819 से 1837 तक। तो 1857 में वह मस्जिद तैयार हो जाती है, परंतु उस मस्जिद की नींव कौन रखता है? तो वह नींव रखती हैं आपकी गौहर खान, जिन्हें हम जानते हैं कुदसिया बेगम के नाम से भी। इनके द्वारा फिर क्या होता है, इनके नाम पर ही एक महल बनाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? गौहर महल। तो इनका नाम भी गौहर था और इनके नाम पर भी एक महल बना दिया जाता है जिसका नाम क्या है? गौहर महल। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होना भी नहीं चाहिए। इनका नाम भी गौहर था, एक कुदसिया नाम भी था और दूसरा नाम क्या था? गौहर था। और इन्हीं के नाम पर क्या बनाया जाता है? एक महल बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? गौहर महल। यह प्रसिद्ध इमारत थी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सेकंड कौन आती है? सिकंदर जहां बेगम। तो प्रथम जो रानी जो शासिका थी, प्रथम बेगम थी, वह कौन थी? कुदसिया बेगम थी। कुदसिया बेगम के बाद सेकंड कौन आती है? सेकंड आती है सिकंदर जहां बेगम। और दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक होता है? 1844 से 1868। अब इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, प्रथम आंदोलन था जो भारत स्वतंत्रता का, उस समय भोपाल की शासिका कौन थी? तो यही थी। क्या नाम था इनका? सिकंदर जहां बेगम, याद रखना इनका नाम। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। इनके एक सैनिक थे जिनका नाम था वंश गोपाल, और एक और थे सैनिक। उन लोगों ने क्या किया था? उन्होंने एक अस्थायी सरकार बना ली थी। वह सब मैं पूरा डिस्कस करूंगा जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में जाएंगे, परंतु यहाँ पर आपको इतना ही बता देता हूँ, इनके जो सैनिक थे, सेनापति थे, उन्होंने बगावत कर दी थी अंग्रेजों के विरोध में, परंतु इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था और क्रांति के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति के समय कौन थी? 1857 की क्रांति के समय कौन थी शासक? सिकंदर जहां बेगम। और फिर इसके बाद देखते हैं क्रांति के दौरान इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का समर्थन किया था। और इनके द्वारा इंपॉर्टेंट है क्या बनाया गया था इनके द्वारा, क्योंकि मैंने बताया जो बेगम थी इनकी बनाया, तो इनके द्वारा बनाई गई इमारतें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा क्या बनाया गया था? मोती मस्जिद बनाई गई थी, मोती महल बनाया गया था। इन सब निर्माणों का जो मस्जिद, जो भी इंपॉर्टेंट इमारतें थी, वह किसके द्वारा बनाई गई थी? वह बनाई गई थी आपकी सिकंदर जहां बेगम के द्वारा ही, जिनके शासनकाल में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में हुई थी 1857 की क्रांति। और प्रथम महिला शासिका कौन थी? कुदसिया बेगम, जिन्हें गौहर खान के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासिकाएं कौन कौन थी और उनके द्वारा क्या क्या किया गया था। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं शाहजहां बेगम। तो अब हमने शुरुआत किससे की थी? दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि जो हिस्ट्री है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है, इसलिए बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश इसलिए करता हूं कि यह आपके स्थायी मेमोरी में चली जाए, फिक्स्ड मेमोरी में आपका पार्ट बन जाए। तो दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, शाहजहां बेगम आती हैं अब यहाँ पर। तो शुरुआत हमने किससे की थी? गौहर खान, जिसका नाम था कुदसिया बेगम। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद भी बोली जाती है। आप अब इस समय जानते होंगे भारत की, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद भी इसे बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शाहजहां बेगम आती हैं और शाहजहां बेगम के शासनकाल में क्या होता है? मोती मस्जिद और मोती महल बनाया जाता है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है इनके समय में? 1857 की क्रांति इन्हीं के काल में होती है। और यह किसका सपोर्ट करती हैं? सी सपोर्टिंग फॉर ब्रिटिशर्स, यह अंग्रेजों का सपोर्ट करती हैं। और इसके बाद अब कौन आती हैं? इसके बाद आती हैं शाहजहां बेगम। इनका काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इनको, इनके द्वारा क्या क्या किया गया था। तो इनका शासनकाल आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। इनका शासनकाल 1868 से 1901 तक था। तो इसको याद रखना है, 1838 से 1901 तक इनका शासन था। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण कराया था। और यह कहाँ पर है? यह वर्तमान में भोपाल के पास में ही है। अब इसका वर्तमान नाम क्या है? यही है या कोई अलग नाम है, उतना मुझे मालूम नहीं और उतना डीपली आपको जानना भी जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां बेगम द्वारा किया गया था। इनका नाम भी शाहजहां है, आप याद रख सकते हैं। और इनके द्वारा इनके नाम पर ही एक
नगर बसा दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों भोपाल में लाल कोठी, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है यह लाल कोठी, जिसे वर्तमान में हम राजभवन भी कहते हैं दोस्तों। राजभवन वह भवन जहां पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल निवास करते हैं। तो राजभवन वह भवन जहां पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल निवास करते हैं। तो उसका नाम क्या था प्रारंभ में? लाल कोठी था। और इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने कराया था। कई बार एमपी पुलिस या कुछ भी अलग एमपीपीएससी में भी शायद एक आध बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो यही पूछा गया था कि जो राजभवन है उसका निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा कराया गया था? तो वह शाहजहां बेगम द्वारा कराया गया था। इनका इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही हमें देखना है इनके बारे में। किसके बारे में? शाहजहां बेगम के बारे में केवल और केवल कि इन्होंने क्या किया था? शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर बसाया था और इनके द्वारा भोपाल में लाल कोठी, जिसे वर्तमान में हम क्या जानते हैं दोस्तों, राजभवन का निर्माण किया गया था। और यहाँ पर इनसे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह कि जो आपकी जो जनगणना थी, आपको याद रखना है, भोपाल की प्रथम जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी? वह भी इनके द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी दोस्तों? शाहजहां बेगम द्वारा भोपाल की प्रथम जनगणना कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? शाहजहां बेगम द्वारा भोपाल की प्रथम जनगणना कराई गई थी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन आती हैं? के खुसरो जहां बेगम, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनके दोनों के दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के दोनों आप याद कर लीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है एग्जामिनर कौन सा नाम पूछ ले। आपको पता होगा परंतु आपको दूसरा नाम पता नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर बोथ आर नेम्स। जो भी उनके नाम हैं इन दोनों को याद रख लिए, इसलिए मैंने दोनों के दोनों नाम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो क्यों प्रेजेंट किए हैं? इसलिए प्रेजेंट किए हैं, कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसके बाद क्या होता है? शुरुआत होती है किससे होती है? गौहर खान आती हैं। गौहर खान के बाद कौन आता है? आपकी शाहजहां बेगम गौहर खान के बाद आती हैं आपकी सिकंदर आती हैं, और सिकंदर के बाद आती हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद आती हैं खुसरो जहां बेगम, जिसे सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 1901 से 1926 तक इनका शासन रहता है। किसका शासनकाल रहता है? के खुसरो जहां बेगम का, जिसे सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? इनका महल शौकत महल था। तो इनका जो नाम भी आप देख सकते हैं, सुल्तान जहां बेगम, इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक शौकत महल के नाम से इनका जाना जाता था। इन्होंने इस महल का निर्माण भी कराया था, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों? भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिलता है कि जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने एक लाल कोठी बनाई थी, वो क्या है? वर्तमान में राजभवन है, जहां पर राज्यपाल निवास करते हैं। और जो इसके बाद सेकंड आती हैं सुल्तान जहां बेगम, या इनका नाम था के खुसरो जहां बेगम। तो यह क्या करती हैं? यह करती हैं एक महल बनाती हैं जिसे जाना जाता है शौकत महल। और इस शौकत महल को वर्तमान में क्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर भोपाल का नगर निगम का कार्यालय इसी शौकत महल में है। इन्होंने एक नया महल भी बनाया था जिसका नाम क्या था? नूर उस सभा। तो जो वर्तमान में क्या है दोस्तों? एक हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इनके द्वारा एक महल भी बनाया गया था जिसका नाम क्या है? नूर उस सभा कहते हैं, जो वर्तमान में क्या बना दिया गया है? एक हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे संबंधित है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर भी थी यह। और कैसी प्रथम चांसलर थी? यह प्रथम महिला चांसलर थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। तो इसी के साथ जो पूरी बेगम है वह कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से भोपाल का भारत में विलय होता है, और इसी के साथ हमारी यह पूरी की पूरी जो आधुनिक भारत का पहला पार्ट है वह समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हमीदुल्लाह खां की सबसे बड़ी पुत्री, जो मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था, इसके जो 4 इंपॉर्टेंट नवाब है, स्थापना करने वाला, उसके बाद प्रथम नवाब, स्थापना करने वाला दोस्त, दोस्त के बाद आता है यार, यार के बाद आता है नज़र। नज़र का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1818 में अंग्रेजों से संधि करता है और भोपाल अंग्रेजों के अंतर्गत चला जाता है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट का इंपॉर्टेंट नवाब, कौन है? हमीदुल्लाह। और बेगम तो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमीदुल्लाह खान के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। हमीदुल्लाह खान की 2 पुत्रियां थी दोस्तों, आपको याद रखना है कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। और इनकी जो बड़ी पुत्री थी, सबसे बड़ी पुत्री, इसका नाम क्या था? बेगम आबिदा सुल्तान। तो इनका क्या हुआ था? जब भारत विभाजन हुआ था तो यह पाकिस्तान में जाकर बस गई थी। तो आपको याद रखना है इनकी जो बड़ी पुत्री थी उनका नाम क्या था? बेगम आबिदा खान, बेगम आबिदा सुल्तान। इनका क्या हुआ था जब भारत का विभाजन हुआ था? क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, इनका जो झुकाव था, क्योंकि यह मुस्लिम लीग से भी जुड़े हुए थे और इनका झुकाव अधिकतम पाकिस्तान की तरफ था, तो इन्होंने अपनी बड़ी पुत्री को पाकिस्तान की ओर निकाल दिया था। तो पाकिस्तान में
जाकर बस गई थी, इसीलिए हमीदुल्लाह खां की छोटी बेटी बची हुई थी। कहाँ पर? भारत में। छोटी बेटी का नाम क्या था? साजिदा सुल्तान। तो याद रखना है आपको, साजिदा सुल्तान क्या बनती हैं? भोपाल की नई नवाब बनी। तो यहाँ पर दोबारा से फिर महिला नवाब बनती हैं। कौन बनती हैं? साजिदा सुल्तान। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भोपाल की अंतिम महिला नवाब कौन थी? तो कौन थी? साजिदा सुल्तान। और परंतु पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि जो भोपाल का विलय हुआ था भारत में, उस पर सिग्नेचर किसने किए थे? हमीदुल्लाह ने किए थे। और इसके बाद देखेंगे आप, बेगम साजिदा का विवाह किससे होता है? विवाह होता है पटौदी के नवाब इफ्तियार खान अली से। तो जो पटौदी के नवाब वर्तमान में आप जानते हैं सैफ अली खान, इनके दादा परदादा हुए होंगे और उनके साथ इनका विवाह होता है। और इसीलिए आज हम वर्तमान में देखते हैं कि जो करीना कपूर है उनको यहाँ की बेगम बोला जाता है, भोपाल की बेगम भी बोला जाता है। तो नवाब पटौदी से इनका विवाह होता है, इसलिए नवाब पटौदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? भोपाल का नवाब भी कहा जाता है। तो नवाब पटौदी जो कहाँ के हैं? यह हरियाणा है वर्तमान में। हरियाणा यूपी का बॉर्डर है, वहाँ पर एक पटौदी नामक जगह है और उसके वहाँ के नवाब थे वो, उनके साथ इनका विवाह होता है। और उसी तरीके से क्या होता है? भोपाल का वर्तमान में नवाब पटौदी को भी यहाँ का नवाब कहा जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे अंत में भोपाल का विलय होता है। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय हो जाता है। और वर्तमान रूप में भोपाल किस तरीके से आता है, कब जिला बनता है, यह सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा जब हम डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश का गठन होता है उसमें। यहाँ पर हमने केवल यहाँ तक जो वंश थे हमारे इंपॉर्टेंट, उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, काफ़ी डीपली तरीके से डिस्कस किया। अब इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, मेहनत की है काफ़ी डीपली तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी प्रकार का आपको कोई भी चार्जेस कहीं पर नहीं लग रहा है। इसकी PDF आप जरूर लीजिए, लिंक उसकी टेलीग्राम चैनल पर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर आपने अंत तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने इसके पीछे के जितने भी पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है तो आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और यह आधुनिक इतिहास, तो इन सब वीडियो को आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास नाम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देखिए, उसकी PDF को प्राप्त करिए टेलीग्राम चैनल से और अपना कोर्स को कंप्लीट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा, किसी की मदद हो जाएगी दोस्तों। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई परंतु कंटेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता मेरी तरफ से नहीं किया गया दोस्तों, और आपकी तरफ से भी मेहनत में कोई कोताही नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। PDF लेना ना भूलें।